नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी 9 और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। देखिए, विदेश में रहने वाले इंडियंस यानी जिनको कि आप एनआरआईज के नाम से जानते हैं, उन्होंने फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में अपने देश में यानी भारत में रिकॉर्ड 135.46 बिलियन डॉलर रुपए भेजे हैं, यानी रेमिटांस भेजा है। अगर इस रकम को मैं अगर इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करूं आपको आसान भाषा में समझाने के लिए, तो ये आंकड़ा बैठता है 11.60 लाख करोड़। यानी विदेश में रहने वाले भारतीयों ने भारत देश में फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में 11.60 लाख करोड़ रुपए भेजे हैं। अब आपके मन में ये स्टेटमेंट सुनकर कई तरह के सवाल उमड़ रहे होंगे। कहा जा रहा होगा कि पिछले साल की तुलना में कितना बढ़ा। मान लीजिए इसकी तुलना अगर मैं 8 साल पहले से करूं तब कितना भेजा गया था पैसा, उसका कैलकुलेशन बताइए। किन किन देशों से पैसा भेजा जा रहा है, क्या उसमें डेवलप्ड इकॉनमीज़ हैं या इमर्जिंग इकॉनमीज़ हैं या गल्फ कंट्रीज़ वाला मामला है। तो सारी बातों को मैं आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। लाइन बाय लाइन मैं स्टोरी को डिकोड करने की आपको कोशिश करता हूं। पिछले साल से अगर तुलना किया जाए रेमिटांस के मामले में, तो कहा जा रहा है कि ये जो रकम है यानी 11.60 लाख करोड़, ये पिछले साल की तुलना से 14% अधिक है। यानी 14% का ग्रोथ इसमें जो है वो देखने को मिल रहा है। अगर इसी का कंपैरिजन अगर मैं करूं 8 साल पहले यानी फाइनेंशियल ईयर 2016 और 17 से इसका कंपैरिजन किया जाए, तो उस समय भारतीयों ने 61 यानी 61 बिलियन डॉलर रुपए भेजे थे। यानी अगर इस रकम को आप डिकोड करिएगा तो ये रकम बैठता है 5.22 लाख करोड़। तब अगर 5.22 लाख करोड़ को आज के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो ये रकम दोगुनी होती हुई दिख रही है, यानी 5.22 लाख करोड़ इन 2016-17 और अब 2024-25 में ये रकम बढ़कर हो गई 11.60 लाख करोड़। अब आरबीआई इस पूरे मामले पर क्या कह रहा है ये समझिए, उसके डेटा क्या कह रहे हैं ये भी समझिए। देखिए, इस कहानी में बहुत सारे डेटाज होंगे, तो मैं आपको आसान भाषा में एकदम डिकोड कर करके मैं बताने की कोशिश करूंगा। आरबीआई के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक कहा जा रहा है कि भारत जो है लगातार एक दशक से यानी 10 साल से ज़्यादा समय से दुनिया में सबसे ज़्यादा रेमिटांस पाने वाला देश बना हुआ है। अब रेमिटांस आप समझ ही गए होंगे, इसका एक बड़ा ही टेक्निकल वर्ड है। इसका सीधा मतलब ये होता है कि प्रवासी भारतीयों द्वारा भेजा गया पैसा अपने देश में, उसको रेमिटांस कहते हैं। अब चलिए कहानी को आगे और लिए चलते हैं। कहाँ से आ रहा है पैसा? तो डेवलप्ड इकॉनमीज से कहा जा रहा है कि कुल रेमिटांस का 45% हिस्सा आ रहा है। यानी कुल रेमिटांस कितना हुआ 11.60 लाख करोड़, उसका कहा जा रहा है कि 45% हिस्सा यानी 5 लाख करोड़ के आसपास जो है हिस्सा वो विकसित देशों से यानी डेवलप्ड कंट्रीज के यहाँ से आ रहा है। अब इस बात को और आसान भाषा में समझते हैं। आरबीआई के एक रिसर्च के अनुसार अमेरिका, ब्रिटेन, सिंगापुर जैसे डेवलप्ड इकॉनमी से कुल रेमिटांस का 45% जो हिस्सा है वो आता हुआ दिख रहा है। यानी मैंने अब आपको नाम बता दिया कि किन किन देशों से जो अधिकतर पैसा हुआ रहा है वो है अमेरिका, ब्रिटेन और सिंगापुर। पहले कहा जाता था कि खाड़ी देशों से यानी जिसको कि आप गल्फ कंट्रीज़ के नाम से जानते हैं, वहाँ से सबसे ज़्यादा पैसा जो है भारत आता था। वहाँ कहीं कहा जाता था कि वहाँ जो है हमारे देश से जो सस्ता लेबर है वो गल्फ कंट्रीज़ में जाता है, वहाँ ऑयल एक्सप्लोरेशन वाला काम करता है, वहाँ पेट्रोल, डीजल, तमाम तरह के पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है, क्रूड ऑयल को ट्रीट करते हैं, उसमें लगे हुए रहते हैं। और इसीलिए वहाँ पे जो खाड़ी देशों में जो वर्कर्स जाते हैं, चाहे साउथ के हों या नॉर्थ के हों, वो वहाँ जाते हैं, वहाँ काम करते हैं, वहाँ से पैसा देश में भेजते हैं। तो इसलिए कहा जाता था कि पैसा ज़्यादा वहाँ से आ रहा है। लेकिन अब ये स्थिति बदलती हुई दिख रही है। नाउ द सिचुएशन हैज़ बिन ट्रांजिशन है कहाँ से, गल्फ कंट्रीज टू डेवलप्ड इकॉनमीज। तो अब उनकी हिस्सेदारी कम हो रही है। अब गल्फ कंट्रीज में कौन कौन से देश शामिल हैं इसको भी आप आसान भाषा में समझिए। पहले कहा जाता था सऊदी अरब, यूएई, कुवैत, कतर से पैसा आता था, लेकिन अब जो है अमेरिका, ब्रिटेन और सिंगापुर से पैसा आ रहा है। अब इसके पीछे का तर्क क्या है, क्या वजह है कि भारतीय जो है इन देशों को छोड़कर, गल्फ कंट्रीज़ को छोड़कर जो अमेरिका, ब्रिटेन और सिंगापुर है वहाँ से पैसा भेजें? तो इसका कारण ये है कि अब भारतीय स्किल्ड प्रोफेशनल्स की जो संख्या है वो अमेरिका, ब्रिटेन और सिंगापुर जैसे देशों में तेज़ी से बढ़ती हुई नज़र आ रही है। ये लोग कहाँ किस सेक्टर में काम करते हुए दिख रहे हैं? तो कहा जा रहा है आईटी हो गया, इंजीनियरिंग हो गया, मेडिकल, मैनेजमेंट जैसे जो सेक्टर्स है वहाँ अच्छी सैलरी वाली नौकरियाँ कर रहे हैं और इसीलिए उनको पैसा बच रहा है, तो वो पैसा जो है वो देश में भेजते हुए नज़र आ रहे हैं। अब चलिए, अब चूंकि इसमें इकॉनमी की बात हो रही है तो इकोनॉमिस्ट को भी इस पिक्चर में लाना बहुत ज़रूरी है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की चीफ इकोनॉमिस्ट हैं गौरा सेन गुप्ता। इन्होंने इस पूरे मामले पर क्या कहा है उनका भी बयान मैं आपको समझाता हूँ।
इन्होंने कहा कि रेमिटांस में ये तेजी तब भी बनी हुई थी जब माफ़ कीजिएगा, इन्होंने कहा है कि रेमिटांस में ये तेजी तब भी बनी हुई है जब कच्चे तेल की कीमतों में कमी आई है। इसका कारण है कि अब भारतीय लोग जो हैं कम तेल निर्भर वाली जो अर्थव्यवस्था है, जो यानी जो इकोनॉमीज़ है, जैसे अमेरिका और यूके में ज़्यादा जा रहे हैं। आसान भाषा में इनका कहने का मतलब है कि देखिए, क्रूड ऑयल की जो चाल है, पहले कहा जाता था, एक समय ऐसा भी था जब पीक पे था, $150-120 प्रति बैरल के आसपास क्रूड ऑयल हुआ करता था। उसके बाद यह घटकर अभी हाल फिलहाल के समय में $60 से $65 प्रति बैरल के आसपास हुआ करता था। लेकिन जब से ईरान इजराइल के बीच में जो युद्ध की स्थिति है वो सामने आती हुई दिखी, टेंशन्स जो हैं वो बढ़ते हुए नजर आए, उसके बाद सीधे $60 के आसपास से जो जंप था, इसमें कहा गया कि 10 से 15% का जंप देखने को मिला और ये फिर से $75 प्रति बैरल, $80 प्रति बैरल के आसपास जाता हुआ दिखा। लेकिन अब हालांकि कहा जा रहा है कि ट्रेड जो टेंशन्स है, जियोपॉलिटिकल टेंशन्स है, ईरान इजराइल के बीच में भी हल्की जो है नरमी देखने को मिल रही है। उसकी वजह से जो क्रूड ऑयल है वो फिर से $75-80 प्रति बैरल के आसपास से गिरकर 13% का उस दिन शार्प कट आया था। उसके बाद जो है कहा जा रहा था कि थोड़ी सी नरमी देखने को मिलेगी, वो फिर से आकर दिख रहा था $60-65 प्रति बैरल के आसपास। तो IDFC फर्स्ट बैंक की जो चीफ इकोनॉमिस्ट का कहना है कि भले ही कच्चे तेल की कीमतों में नरमी आई हो या उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा, लोग अब जो है समझ गए हैं कि वहाँ जो है अनसर्टेनिटी ज़्यादा है। कभी तेल की कीमतें ऊंची होती है, कभी कम होता है, प्रोडक्शन का जो कट है वो वाला भी मामला बहुत होता है। जिससे ओपेक की खबरें आप सुनते रहते होंगे, प्रोडक्शन की जो है उसको प्रोडक्शन को बढ़ाने की बात कह रही हैं या प्रोडक्शन को कम करने की बात कह रही थी। इन सब वजह से जो लोग हैं वो इन देशों को छोड़कर डेवलप्ड इकोनॉमीज़ का रुख कर रहे हैं। उसके पीछे एक और कारण ये भी मैंने आपको बताया कि स्किल्ड लेबर फोर्स हो गए, लोग अब है IT सेक्टर्स में और तमाम तरह के सर्विसेज सेक्टर्स में जा रहे हैं और ज़्यादा काम करते हुए नजर आ रहे हैं। पहले कहा जा रहा था कि खाड़ी देशों में यानी गल्फ कंट्रीज में ज़्यादातर ब्लू कॉलर वर्कर्स जैसे कि कंस्ट्रक्शन वर्कर है, ड्राइवर है, मजदूर है, जैसा कि मैंने आपको कहानी की शुरुआत में बताया, वो काम करते थे। लेकिन अब भारत के स्किल्ड प्रोफेशनल्स की जो डिमांड है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। अब अमेरिका को लाते हैं इस पिक्चर में। अमेरिका में कहा जा रहा है कि भारतीयों की संख्या करीब 45 लाख है, जिनमें से ज़्यादातर लोग जो हैं हायर एजुकेशन का जो डिग्री है वो उनके पास है। इनमें से 43% के पास कहा जा रहा है कि ग्रेजुएट की डिग्री है, जो अमेरिकी नागरिकों यानी उसका कंपैरिजन किया जाए तो 13% ज़्यादा है। अमेरिकी नागरिकों की अगर कैलकुलेशन करूँ एक डेटा के अनुसार, अमेरिकन्स के पास जितनी हाई क्वालिटी की डिग्री है वो जो है इंडियंस के मुकाबले कम है, 13% ज़्यादा है। तो अब कहा जा रहा है कि रेमिटांस जो है वो अधिक इन देशों से आता हुआ दिख रहा है। अब बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं और कहा जा रहा है कि रेमिटांस का जो है कैसे किसी इकॉनमी पर असर पड़ता है, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, रेमिटांस का जो है भारत की अर्थव्यवस्था पर अच्छा खासा असर पड़ता है। इस बात को और आसान भाषा में समझिए। रेमिटांस जो है देश के व्यापार घाटे को कम करने में ना बड़ी भूमिका निभाता है। जो डेफिसिट होता है, जो लगातार बढ़ता रहता है, अब इस व्यापार घाटा क्या हुआ, मान लीजिए इम्पोर्ट एक्सपोर्ट वाला मामला है। अमेरिका के साथ अगर आप इस मामले को समझ पाएंगे तो हमारा जो सामान है अमेरिका में अधिक जाता है, इसलिए हमारे अमेरिका के बीच में जो संबंध है ट्रेड को लेकर वो ट्रेड सरप्लस वाला मामला है। जबकि अमेरिका जो है भारत को कम सामान भेज पाता है, इसलिए उसके साथ जो ट्रेड वाला है मामला वो ट्रेड डेफिसिट है। यानी हम लोग इसके साथ विन विन सिचुएशन में हैं। इंडिया जो है US के साथ जो है ट्रेड सरप्लस के मामले में आता है, यानी हमारे साथ $40-50 बिलियन का ट्रेड सरप्लस है। तो अब देखिए, मान लीजिए अब इसी को आप इंडिया चाइना के परिप्रेक्ष्य में देखिए तो उसके साथ जो है हमारा डेफिसिट है, यानी हम जो चाइना को कम सामान भेजते हैं, चाइना की तरफ से जो सामान है वो ज़्यादा आता है। इस वजह से हमारा जो डेफिसिट है, जो व्यापार घाटा है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो कहा जाता है कि रेमिटांस जो है देश के ओवरऑल व्यापार घाटे को कम करने में बड़ी भूमिका निभाता है। अब इस बात को आंकड़ों से समझिए। देखिए, फाइनेंशियल ईयर 25 में भारत का माल व्यापार जो घाटा था, यानी जो ट्रेड वाला जो घाटा था, वो $287 बिलियन था और कहा जा रहा है कि रेमिटांस ने इसे लगभग 47% हिस्से को कवर कर लिया है। यानी जो पैसा है $287 बिलियन का जो घाटा था, उसके जो रेमिटांस जो आया है मामला, वो उसने 47% पैसा जो है कवर कर लिया, यानी नुकसान को आधा फीसदी के आसपास समझिए उसको कवर कर लिया है। यानी मोटा मोटी कहें तो पैसा जो है देश की इकॉनमी को मजबूत करने में अहम योगदान निभा रहा है। अब जैसा कि बता दूं कि आप रेमिटांस आपको समझा दिया, रेमिटांस का पैसा अब कहाँ से जाता है, कहाँ जाता है, तो वो भी मैं बता दूं कि रेमिटांस जो है पहले तो मैंने आपको बता दिया कि रेमिटांस का भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या असर होगा, रेमिटांस क्या होगा। लेकिन अब आपके मन में ये आ रहा होगा कि भाई किन किन प्रदेश में, जैसे भारत में तो 28-29 राज्य हैं, उनमें से कहाँ से जो पैसा है वो आता है, मतलब
सीधी बात मैं आपको समझाऊं तो जो भारत में जितने जो प्रदेश हैं वो लोग जो हैं जो विदेशों में जो काम कर रहे हैं वही पैसा भेज रहे हैं रेमिटांस। तो ये भी एक फ़ायदा है कि किन किन प्रदेश से किन किन राज्यों से पैसा आ रहा है ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए भारत में रेमिटांस का सबसे ज़्यादा फ़ायदा उन राज्यों को मिलता है जहाँ से लोग विदेशों में जाकर काम करते हुए नजर आ रहे हैं। अब किन किन प्रदेशों से सबसे ज़्यादा लोग जा रहे हैं तो केरल, तमिलनाडु, पंजाब, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य जो हैं इस मामले में आगे हैं, अग्रसर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। खासकर केरल में कहा जाता है कि रेमिटांस का जो असर है इतना ज़्यादा है कि वहाँ के नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी जो NSDP है वो उसका जो है 36.3% हिस्सा है। यानी ये पैसा जो है परिवारों की ज़रूरतों, बच्चों की पढ़ाई, मकान बनाने और छोटे मोटे जो बिजनेसेस हैं उसको शुरू करने में खर्च होता है, उसके बावजूद भी पैसा आता है। तो मैंने आपको अब स्टेट्स का भी लिस्ट दे दिया कि कहाँ से हमारे देश के किन किन प्रदेश से लोग जो जाते हैं विदेश, और यही लोग हैं जो पैसा वहाँ भेजते हैं, अपने देश में यहाँ भेजते हैं, वहाँ काम करते हैं और यहाँ पैसा भेजते हैं। अब रेमिटांस क्या है मैं आपको फिर से अंतिम बार जब शो को वाइंड अप कर रहे हैं फिर से समझा देता हूँ। देखिए जब भी कोई प्रवासी अपने मूल देश में पैसा भेजता है तो उसे रेमिटांस कहा जाता है। ये विदेशी मुद्रा अर्जित करने का एक जरिया होता है। रेमिटांस जो है निम्न और मध्यम आय वाले देशों के लिए घरेलू आय का एक महत्वपूर्ण सोर्स ऑफ इनकम होता है। भारत में रेमिटांस के मामले में जैसा कि मैंने आपको बताया कि खाड़ी देशों में वैसे भारतीयों का योगदान अधिक रहता है, लेकिन अब इसमें परिवर्तन देखने को मिल रहा है। इसके बाद जो अधिक संख्या में लोग जो है अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे डेवलप्ड इकोनॉमीज़ में जाते हुए दिख रहे हैं और वहाँ से रेमिटांस आते हुए आपको दिख रहा है। यानी कुल मिलाकर देखें तो भारतीयों ने विदेश में अपनी पकड़ जो है मजबूत बनाई है। वहाँ जाकर अच्छी खासी नौकरी कर रहे हैं, अच्छी सैलरी ले रहे हैं और उसके बावजूद वहाँ तो अच्छा पैसा कमा ही रहे हैं, देश में भी पैसा भेज रहे हैं और यहाँ की इकॉनमीज़ को भी अच्छी खासी मदद करते हुए, बूस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। इसी तरह देश, दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी 9। मनी 9 लाया है मेंबरशिप प्रोग्राम मनी 9 प्राइम। अब आपके दिमाग में कई सारे सवाल होंगे, मसलन आखिर क्या है ये मनी 9 प्राइम, आपके लिए यानी दर्शकों के लिए इसके क्या फायदे हैं, और एक बड़ा सवाल ये कि मनी 9 प्राइम से आखिर जुड़ना कैसे है। तो इसकी पूरी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। मनी 9 प्राइम में 3 प्लान होंगे, इकोनॉमी, स्टैंडर्ड और VIP। तो फटाफट ज्वाइन कीजिए YouTube पर मनी 9 प्राइम। ज्वाइन करने के लिए मनी 9 के YouTube पेज पर जाइए, होम पेज पर मिलेगा ज्वाइन बटन, इसे क्लिक करें, अपनी पसंद का प्लान चुनें और बस हो गया, अब आप रहेंगे सबसे आगे।